हेलो बच्चों, मेरा नाम नवल किशोर सिंह है। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश पर आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, यानी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझने से पहले हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या चीज है। तो सेंटेंस का डिफिनीशन इस प्रकार करते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी सेंटेंस वो शब्दों का ग्रुप है जो कंप्लीट अर्थ देता है, यानी पूर्ण अर्थ देता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है गॉड इज एवरीवेयर। ये तीन शब्दों का एक ग्रुप है, तीन वर्ड्स का ग्रुप है, जिसका अर्थ है भगवान सभी जगह है, अतः यह सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें 5 वर्ड्स हैं और इसका अर्थ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, अतः यह भी एक सेंटेंस है। ओल्डनेस इज ट्रबुलसम। बुढ़ापा कष्टकारक होता है। ये तीन शब्दों का ग्रुप है जो कंप्लीट अर्थ देता है, अतः इसको भी सेंटेंस कहेंगे। अब हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखेंगे जिसे सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। फर्स्ट एग्जांपल, गॉड, मैन, डोर। ये तीन शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। सेकेंड एग्जांपल, ही, गर्ल, मिल, यू। यह 4 वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन यह मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे भी सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। थर्ड एग्जांपल, आर, हैज, पेन्स। ये तीन शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, यह मीनिंगफुल नहीं है, या कंप्लीट सेंस नहीं देता है, या कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए इसे भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। अब सेंटेंस के विषय में आप समझ गए होंगे, तो अब हम सेंटेंस के पार्ट्स के विषय में समझेंगे, जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के विषय में समझते हैं। तो सब्जेक्ट का डिफिनीशन है द पर्सन, प्लेस और थिंग व्हाट वी से अबाउट इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस के जिस शब्द के विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वो सब पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या अदर कोई नाउन या प्रोनाउन हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गॉड इज एवरीवेयर। इस सेंटेंस में गॉड के विषय में कहा गया है, इस सेंटेंस में गॉड के विषय में कहा गया है कि गॉड हर जगह है, यानी इस सेंटेंस में गॉड एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के विषय में कहा गया है कि गॉड इज एवरीवेयर, यानी ईश्वर हर जगह है, अतः गॉड के विषय में कहा गया है कि ईश्वर हर जगह है, अतः इसको हम गॉड को सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसमें इस सेंटेंस में ऑनेस्टी के विषय में कहा गया है कि ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है, यानी ऑनेस्टी को हम सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि इस ऑनेस्टी के विषय में ही कहा गया है कि इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है। तीसरा सेंटेंस, ओल्डनेस इज ट्रबुलसम। बुढ़ापा कष्टकारक होता है। इस सेंटेंस में किसके विषय में कहा गया है? ओल्डनेस के विषय में। किसके विषय में कहा गया है? ओल्डनेस के विषय में। तो ओल्डनेस यहाँ सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ओल्डनेस के विषय में कहा गया है, यानी बुढ़ापा के विषय में कहा गया है कि बुढ़ापा बहुत कष्टकारक होता है, अतः हम ओल्डनेस को सब्जेक्ट
कहेंगे। अब चौथा सेंटेंस, दे हेल्प देयर फ्रेंड्स, वे लोग अपने मित्र की सहायता करते हैं। वे लोग अपने मित्रों की सहायता करते हैं। इस सेंटेंस में दे के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है कि अपने मित्रों की सहायता करते हैं, यानी दे सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि दे के ही विषय में कहा गया है कि वे लोग अपने मित्रों की सहायता करते हैं, अतः दे को हम सब्जेक्ट कहेंगे। दे को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, क्योंकि दे के विषय में ही इस सेंटेंस में कहा गया है। अब फिफ्थ सेंटेंस में, योर फादर टीचेज इंग्लिश, योर फादर टीचेज इंग्लिश, इस सेंटेंस में किसके विषय में कहा गया है? योर फादर के विषय में, कि वो कौन सा क्रिया करते हैं? तो इंग्लिश पढ़ाने का क्रिया करते हैं, अतः योर फादर सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि यही क्रिया को करते हैं, यानी योर फादर के विषय में इस सेंटेंस में कहा गया है, अतः योर फादर सब्जेक्ट हुआ। योर फादर सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि योर फादर के विषय में कहा गया है कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब हम प्रेडिकेट के विषय में समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या चीज है। सबसे पहले आप डिफिनेशन समझेंगे कि प्रेडिकेट है क्या चीज। व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। व्हाट वी से अबाउट ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी हम सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहते हैं उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। हम सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, गॉड इज एवरीवेयर। इस फर्स्ट सेंटेंस में गॉड सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा गया है कि इज एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है, अतः इज एवरीवेयर जो है प्रेडिकेट हुआ। इज एवरीवेयर क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। क्यों प्रेडिकेट हुआ? क्योंकि इस सेंटेंस में गॉड के विषय में कहा गया है कि इज एवरीवेयर, यानी गॉड प्रत्येक जगह है, अतः इज एवरीवेयर जो है प्रेडिकेट हुआ। अब सेकेंड सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें अभी मैंने बताया है कि ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, और ऑनेस्टी के विषय में जो कुछ कहा गया है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। अतः ऑनेस्टी के विषय में क्या कहा गया है कि इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी के विषय में कहा गया है कि इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी इज द बेस्ट पॉलिसी आपका प्रेडिकेट हुआ। क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। क्यों प्रेडिकेट हुआ? क्योंकि ऑनेस्टी के विषय में इतनी बातें कही गई है कि इज द बेस्ट पॉलिसी, अतः इज द बेस्ट पॉलिसी प्रेडिकेट हुआ। थर्ड सेंटेंस में, ओल्डनेस, ओल्डनेस इज ट्रबलसम, यानी बुढ़ापा कष्टकारक होता है। इसमें ओल्डनेस क्या है? सब्जेक्ट है, और इसके विषय में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है कि इज ट्रबलसम, यानी कष्टकारक होता है। क्या कष्टकारक होता है? तो ओल्डनेस, इसलिए ओल्डनेस के विषय में कहा गया है, अतः ओल्डनेस क्या है? सब्जेक्ट है। इस वाक्य में किसके विषय में कहा गया है? ओल्डनेस के विषय में, इसलिए ओल्डनेस सब्जेक्ट हुआ। और क्या कहा गया है ओल्डनेस के विषय में? इज ट्रबलसम, यानी कष्टकारक होता है। क्या कष्टकारक होता है? बुढ़ापा, अतः इज ट्रबलसम प्रेडिकेट हुआ। इज ट्रबलसम प्रेडिकेट हुआ। अब फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, दे हेल्प देयर फ्रेंड्स, वे लोग अपने मित्रों की सहायता करते हैं। इस सेंटेंस में किसी के विषय में कहा गया है? दे के विषय में। दे के विषय में कहा गया, इसलिए दे क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और हेल्प देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों की सहायता करते हैं, यानी हेल्प देयर फ्रेंड्स प्रेडिकेट हुआ, क्योंकि इस फोर्थ सेंटेंस के अंदर दे के विषय में कहा गया है कि हेल्प देयर फ्रेंड्स, यानी अपने मित्रों की सहायता करते हैं, यानी प्रेडिकेट हुआ। दे हेल्प देयर फ्रेंड्स, ये प्रेडिकेट हुआ और दे सब्जेक्ट हुआ। फिफ्थ सेंटेंस में, योर फादर टीचेज इंग्लिश, इसमें योर फादर क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है?
क्योंकि यह क्रिया को करने वाला है। अतः योर फादर सब्जेक्ट हुआ। और क्या करते हैं पिताजी? टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अतः इस सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा गया है कि टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अतः प्रेडिकेट हुआ, टीचेज इंग्लिश प्रेडिकेट हुआ। टीचेज इंग्लिश क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। योर फादर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्यों सब्जेक्ट हुआ? क्योंकि इस सेंटेंस में योर फादर के विषय में कहा गया है, अतः यह सब्जेक्ट हुआ। और टीचेज इंग्लिश प्रेडिकेट हुआ क्योंकि फादर के विषय में ये इतना बात कहा गया है कि टीचेज इंग्लिश, अतः टीचेज इंग्लिश प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट, टीचेज इंग्लिश प्रेडिकेट हुआ। अब तो बच्चे समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। वाक्य में यानी किसी सेंटेंस में जिस शब्द के विषय में कहा जाए, चाहे वो शब्द नाउन हो, प्रोनाउन हो, या पर्सन हो, प्लेस हो, या कोई अदर वर्ड हो, अगर उसके विषय में कहा जाता है तब हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। आइए अब हम आप लोगों को सब्जेक्ट के विषय में कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं। सब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में जब एक से अधिक वर्ड होते हैं तो बच्चों को संदेह हो जाता है, यानी डाउट होने लगता है कि उसमें हेड वर्ड कौन है या किस शब्द के अनुसार हम वर्ब को रखें। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू सब एक्सप्लेन करूंगा। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। योर फादर टीचेज इंग्लिश। इसमें योर फादर सब्जेक्ट है। क्या है? योर फादर सब्जेक्ट है क्योंकि क्रिया को करने वाला योर फादर है, अतः योर फादर सब्जेक्ट है। और ये इसके विषय में क्या कहा गया है कि टीचेज इंग्लिश, यानी टीचेज इंग्लिश प्रेडिकेट हुआ, योर फादर सब्जेक्ट हुआ। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि योर के अनुसार वर्ब रखा गया है या फादर के अनुसार। तो इसमें आपको समझना है कि हेड वर्ड कौन है। तो इसमें हेड वर्ड कौन है? फादर, क्योंकि क्रिया को करने वाला फादर है, ना कि योर है। अतः हम योर के अनुसार क्रिया नहीं रखेंगे बल्कि फादर के अनुसार क्रिया रखेंगे। तो योर इस यहाँ क्या कहा जाता है? इसको योर को कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि योर रिलेशन बताने के लिए आ रहा है, ये क्रिया को नहीं कर रहा है बल्कि क्रिया को करने वाले फादर है। इसलिए योर के अनुसार क्रिया नहीं रखी गई है बल्कि फादर के अनुसार क्रिया रखी है, क्योंकि योर जो है यहाँ फादर के साथ रिलेशन बताने के लिए आया है। अतः इसको हम इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। योर को क्या कहते हैं? इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। और इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया नहीं रखा जाता है बल्कि उस सब्जेक्ट के अंदर में जो हेड वर्ड होता है उसके अनुसार क्रिया रखी जाती है। अतः योर फादर में हेड वर्ड फादर है, हेड वर्ड फादर है और योर यहाँ इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। अब देखिए इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। तो इनलार्ज, लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़ा। और लार्ज में अगर हम एन जोड़ते हैं तो हो जाता है एनलार्ज। एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब हुआ बड़ा करना, बड़ा करना या विस्तार करना, विस्तार करना। अब एनलार्ज माने बड़ा करना होता है, यानी लार्ज मीन्स बड़ा करना। और एनलार्ज में अगर मेंट जोड़ देते हैं तो हो जाता है एनलार्जमेंट। एनलार्ज, एनलार्ज में
मैंने मेन जोड़ दिया, यानी एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का मतलब होता है विस्तार। अतः इस फर्स्ट सेंटेंस में योर फादर में योर जो है इनलार्जमेंट है, इसको कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। योर को क्या कहेंगे? इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहेंगे। और इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो हेड वर्ड होता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो योर फादर में फादर हेड वर्ड है, क्योंकि इसी के अनुसार क्रिया रखते हैं। और योर जो है यहाँ इनलार्जमेंट है, जो कि फादर के साथ रिलेशन शो करने के लिए प्रयोग किया गया है। आइए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मोहन्स फादर इज रीडिंग। मोहन्स फादर इज रीडिंग। मोहन के पिताजी पढ़ रहे हैं। यहां मोहन में ए पोस्टोफिस लगा है, उसका अर्थ होता है का के की। इसलिए मोहन फादर, मोहन के पिताजी पढ़ रहे हैं। तो इसमें सेंटेंस में मोहन फादर के विषय में कहा गया है, अतः मोहन फादर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मोहन फादर के विषय में क्या कहा गया है कि इज रीडिंग, यानी पढ़ रहे हैं, तो प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट में यहां दो वर्ड है, इसमें हेड वर्ड है फादर, क्योंकि फादर ही पढ़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए फादर हेड वर्ड हुआ। मोहन से यहां फादर के साथ रिलेशन शो करने के लिए आया है, इसलिए मोहन को कहेंगे इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। आइए अब हम हिडन सब्जेक्ट वाले सेंटेंस के विषय में जानते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, बल्कि छुपा हुआ रहता है, और जब जरूरत पड़ता है तो उस सब्जेक्ट को हम स्पष्ट कर देते हैं, यानी लिख देते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति काला चश्मा पहन लेता है तो उसकी आंखें नहीं दिखाई देती है, मगर जो ही वह चश्मा को हटाता है तो उसकी आंखें दिखाई देती है। उसी प्रकार हिडन सब्जेक्ट होता है, छुपा हुआ रहता है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए। राइट ए लेटर। प्लीज हेल्प मी। राइट ए लेटर यानी पत्र लिखो। क्रिया को करने वाला कौन है? सेकंड पर्सन यानी यू। पत्र लिखो, किसको कहा जा रहा है? लिखने का कार्य कौन कर रहा है? यानी यू। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। इसमें क्रिया को कौन करने वाला है? यू करने वाला है। अतः यू को हम कहेंगे कि यह सब्जेक्ट हुआ, और राइट ए लेटर यहां प्रेडिकेट हुआ। यू क्या है? सब्जेक्ट है, जिसको हम हेग कहते हैं, यानी अस्पष्ट है, वो छुपा हुआ है। और अब इसको हम प्रकट कर दिए, यानी जब भी पूछा जाए कि इसमें राइट ए लेटर में सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे कि यू, और राइट ए लेटर क्या है? प्रेडिकेट। उसी प्रकार प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। इसमें सहायता करने वाला किसे कहा जा रहा है? तुमसे, यानी यू से। यू क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि वही क्रिया को करेगा, यानी सहायता करने का काम यू करेगा। अतः यू को हेग सब्जेक्ट कहते हैं, यानी छिपा हुआ सब्जेक्ट है। अतः यू सब्जेक्ट हुआ, और प्लीज हेल्प मी प्रेडिकेट हुआ। प्लीज हेल्प मी प्रेडिकेट हुआ। प्लीज हेल्प मी प्रेडिकेट हुआ। आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा।
अगर अभी भी आपको कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।